So today we are going to start our new theme or new part of the philosophy, that is वेस्टर्न फिलोसफी. ठीक है, हम आज वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ने वाले हैं. हमने इंडियन फिलोसफी को इतना डिटेल के अंदर पढ़ लिया है, ठीक है, कि अब उसके सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए. ठीक है, कुछ कॉमन टॉपिक्स है जो हम वेस्टर्न फिलोसफी के साथ भी इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट. तो वेस्टर्न फिलोसफी, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडियन फिलोसफी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर फिलोसफी सिलेबस. फिलोसफी सिलेबस का अगर हम देखते हैं तो इंडियन फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. उसके बाद वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर तो हम थोड़ी बहुत, उसका जो लेवल होगा ना वो बहुत नीचे होगा. अगर आप लोगों को इंडियन फिलोसफी समझ में आ गया है तो वेस्टर्न फिलोसफी इज जस्ट लाइक ए केक play for you, right? So just a very important announcement is this one, कि वेस्टर्न फिलोसफी को ऐसा नहीं है कि आपको सीरियसली नहीं लेना है. वेस्टर्न फिलोसफी भी इंपॉर्टेंट फिलोसफी है, बट इसके अंदर लॉजिक कम है बच्चों. ठीक है, तो इसके अंदर लॉजिक कम है, तो इसको आप इजीली तो पढ़ सकते हैं, बट हो सकता है कि इसमें उतना मजा नहीं आया जितना कि इंडियन फिलोसफी के अंदर मजा आ रहा था आपको, राइट. But this is also very important, and this covers a very important portion of your सिलेबस, है ना. एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और जब भी आप इंडियन फिलोसफी को लिखते हैं तो उसमें वेस्टर्न फिलोसफी के कंसेप्ट भी आपको इनकलकेट करने लगते हैं. ठीक है, जैसे हम देखते थे कि हमने भाई चारवाक पढ़ा, चारवाक का हमने देहात्मवाद का कंसेप्ट पढ़ा. अब चारवाक का मान लो संघातवाद का कंसेप्ट पढ़ा. अब इसको इंप्रूव करा किसने? इसको अगर हम देखेंगे तो आगे जाकर इंप्रूव कौन करेंगे? इसको इंप्रूव कर देंगे जैनिज्म वाले, फिर वैशेषिक वाले. तो इसी तरह से कुछ कंसेप्ट जो होंगे ना वो रिपीट होंगे. देखो फिलोसफी तो सेम ही है ना, चाहे वो वेस्टर्न वाला थिंकर बोले चाहे इंडियन थिंकर बोले. बात तो उसको क्या करनी है, भगवान पे करनी पड़ेगी कि गॉड इज देयर और नॉट. बात तो उसको ये करनी पड़ेगी कि आत्मा अमर है कि नहीं है. बात तो उसको यही करनी पड़ेगी कि इस वर्ल्ड को किसने बनाया, कि इस संसार को किसने बनाया. तो दिस इज द थिंग, राइट. जस्ट अ सेकेंड, है ना, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, तो हमको ये सब चीज समझ में आनी चाहिए. ठीक है, कि ये दोनों एक ही चीज है, पर कहने वालों का तरीका अलग हो गया, सुनने वालों का तरीका अलग हो गया है. ठीक है, कहने वालों का तरीका क्या है कि वो थोड़ा अलग स्टाइल में बोल रहे हैं, वेस्टर्न आउटलुक के अंदर. ठीक है, वेस्टर्न स्टाइल के अंदर वो बोलेंगे थिंकर्स. ठीक है, वो जब बोलेंगे उनके अंदर आत्मा वाले कंसेप्ट से वो थोड़े से परिचित नहीं है. जो हम आत्मा को हमने कहा ट्रेडिशनल थॉट से लेकर, हम पुरुष पढ़े, हम न्याय के अंदर आत्मा को पढ़े, ठीक है, वैशेषिक के अंदर आत्मा को पढ़े, हम डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर हमने देखा, जैन के अंदर स्कूल अलग है. इन तरह से हम आत्मा को, वो उतना उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है. ठीक है, वो वेस्टर्न लोग है, ठीक है, उनका इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो उन्होंने किस तरह से वो समझे चीज को, वो अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड. एम आई यस. सो ये अपन है ना इसके अंदर, इसमें अपन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करा जाएगा. अब देखो पहले हम इसका क्या करते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम इसका सिलेबस समझते हैं. व्हाट इज द सिलेबस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. बट आज हमारी क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं. ठीक है, तो जैसे अंचला एक स्टूडेंट है, राइट. एक चारुनिका, हाँ चारुनिका जो स्टूडेंट है ये अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, ये इन्होंने फिलोसफी का कंप्लीट बैच ज्वाइन किया है. ठीक है, और बाकी जो भी नए स्टूडेंट है जैसे भारती हुई, अंचला हुई, ठीक है, आई थिंक मेघना इज आल्सो देयर. ठीक है, तो बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ आंसर राइटिंग प्रोग्राम. वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम के हैं. बट क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर सबको ही दिक्कत रहती है, तो मैं मेरा ये मानना है कि वेस्टर्न फिलोसफी भी इनको पढ़ा दी जाएगी कि आंसर राइटिंग अच्छे से करेंगे. दैट्स व्हाई दे आर इन द ग्रुप राइट नाउ, राइट. तो अभी क्या है कि हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द सिलेबस. ठीक है, सिलेबस क्या है बच्चों, सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेस्टर्न फिलोसफी का सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम प्लेटो पढ़ेंगे. क्यों प्लेटो, हम पहले प्लेटो पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. फिर हम एरिस्टोटल पढ़ेंगे, जिसको अरस्तु भी बोलते हैं, एरिस्टोटल हम पढ़ेंगे. ठीक है, और फिर एरिस्टोटल के बाद हम पढ़ेंगे अपने वेस्टर्न फिलोसफी के थिंकर्स, रेशनलिज्म पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एम्पिरिसिज्म, और फिर हम पढ़ेंगे कांट को, और फिर हम पढ़ेंगे हेगल को. तो पहले हम इसका सिलेबस समझना इंपॉर्टेंट है. इंडियन फिलोसफी में मैंने आपको सिलेबस के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, बट यहाँ पर आपको सिलेबस के थॉट समझने जरूरी है. ठीक है, तो इफ यू लुक एट द सिलेबस ना, तो सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू टू स्ट्रीम, है ना. अगर आप सिलेबस देखेंगे, साइड पे भी देख सकते हैं दिस्ताना है इसकी, तो उसमें लिखा हुआ रेशनलिज्म. ठीक है,
रेशनलिज्म लिख रखा होगा, एक जगह लिख रखा होगा एम्प्रिसिज्म, और फिर कुछ और फिलोसफर जैसे कांट, और जैसे कि एक फिलोसफर है हेगल, इनके बारे में दे रखा है। तो हम पहले ही समझेंगे व्हाट इज रेशनलिज्म, और रेशनलिज्म के अंदर कौन कौन से फिलोसोफर है जो हमें पढ़ना है। व्हाट इज एम्प्रिसिज्म, दैट वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। और इससे पहले प्लेटो और एरिस्टोटल जो थे, दैट इज द डिफरेंट थॉट, वो इन सब के ऐसे समझ लो, दे आर, प्लेटो इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, एंड व्हाई वी कॉल हिम द फादर ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी, दैट आल्सो वी विल अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग हमको इसके अंदर बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर द सिलेबस, व्हाट इज द सिलेबस ऑल अबाउट। लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। तो अगर हम सिलेबस के अंदर देखें बच्चों, तो देखिए हम सबसे पहले इसके अंदर समझेंगे व्हाट वी मीन बाय द रेशनलिज्म, व्हाट वी मीन बाय द एम्पिरिसिज्म, ठीक है। देखो रेशनलिज्म वाले जो थॉट होगा, जो रेशनैलिटी पे बिलीव करते हैं, वो ऐसे बोलेंगे कि ह्यूमन बीइंग है ना, इसके अंदर पहले से एक दिमाग है, और दिमाग के अंदर क्या है, कुछ पहले से इन्नेट नॉलेज है, भगवान ने दी है, कुछ इन्नेट नॉलेज ये लेकर आया पहले से। इसका दिमाग ये खाली नहीं है, इसके दिमाग में क्या है, इसके दिमाग में इन्नेट नॉलेज है पहले से, इसके दिमाग में एक रेशनैलिटी का कंपोनेंट है, ठीक है। इसके दिमाग में इन्नेट नॉलेज है। जैसे हम एथिक्स के अंदर पढ़े थे, जो भी स्टूडेंट एथिक्स के क्लास में थे, कि जो मोरालिटी है दैट इज डेराइव्ड बाय द गॉड, भगवान ने पहले से दिमाग में डाल के भेजा है सबके कि ट्रुथ इज गुड थिंग, ट्रुथ इज स्पीकिंग, ट्रुथ इज एथिकल, पहले से भगवान ने डाल के भेजा है दिमाग में। रेशनलिज्म का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में पहले से क्या है, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ नॉलेज आपके दिमाग में पहले से है, इस नॉलेज को हम बोलते हैं बच्चों इन्नेट नॉलेज। ये बिलीव करेंगे कि सब कुछ आपके दिमाग में पहले से ही है, ठीक है। एम्पिरिसिज्म वाला बोलेगा कि योर दिमाग इज जस्ट लाइक ए ब्लैंक स्लेट, जैसे स्लेट है वो ब्लैंक है, वैसा समझेगा एम्पिरिसिज्म वाला। तो एम्पिरिसिज्म वाला विल से लाइक दैट कि अवर दिमाग और अवर माइंड इज जस्ट लाइक ए ब्लैंक स्लेट, जिसके अंदर आपको भरने हैं रंग, ठीक है। आपको लिखना है इसके अंदर, कुछ लिखोगे कैसे, जैसे ही आप देखोगे कोई भी चीज को और आपको उसकी नॉलेज आएगी, पहले से आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आप देख रहे हैं और देखकर आपके पास नॉलेज आ रही है, जैसे कि चार वाक्य रहे थे। एम्पिरिसिज्म का थॉट ये है कि आप देखते हैं, देखने के बाद आपके पास नॉलेज आती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एम्पिरिसिज्म। पहले से दिमाग के अंदर कुछ नहीं है बच्चों। तो व्हाट एम्पिरिसिज्म थॉट विल से लाइक दैट कि देखिए पहले से दिमाग के अंदर आपके कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं उसको, और देख भरने से हमको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये चीज है, और फिर वो चीज दिमाग के अंदर जाएगी। जैसे कि इननेट नॉलेज वाले कैसे कहेंगे, ये समझो। रेशनलिज्म वाले कैसे कहेंगे, रेशनलिज्म वाले कहेंगे कि ये मार्कर है, ठीक है, दिस इज ए मार्कर, और ये मार्कर की नॉलेज पहले से मेरे दिमाग में थी, आइडिया पहले से दिमाग में डाल रखा था, फिर मैंने इस मार्कर को बना दिया, आज मैं इस मार्कर को लिख रहा हूँ। ये बोलेंगे रेशनलिज्म वाले कि इननेट नॉलेज इज ऑलरेडी देयर इन माय माइंड। एम्पिरिसिज्म वाले ऑन द अदर हैंड विल से लाइक दैट कि मैंने आज इस जमाने में पहली बार मैंने जिंदगी में मार्कर देखा, और इस मार्कर के बारे में कुछ समझा, मेरे दिमाग में पहले से इसका आइडिया नहीं था, इसको देखा और उसको मैंने समझा। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एम्पिरिसिज्म। तो समझो बच्चों, रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म क्या है, दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। रेशनलिज्म वाले कह रहे हैं कि पहले से हमारे दिमाग के अंदर कुछ इन्नेट नॉलेज है, एम्पिरिसिज्म वाले कह रहे हैं नहीं, दिमाग तो बिल्कुल ही खाली है, जस्ट लाइक ए ब्लैंक स्लेट, है ना। ये कंप्लीटली क्या है, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग के अंदर कुछ नहीं है, और यहाँ पर जो भी है ना आप एक्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर आकर आप क्या कर रहे हैं, एक्वायर करते हैं, राइट, है ना। हाँ, एम्पिरिसिज्म वाले बिलीव करते हैं कि हम जो भी नॉलेज देख रहे हैं वो हमारे सेंस कॉन्टेक्स्ट से नॉलेज आ रही है, एंड दैट इज परसेप्शन। तो बिलाल, दिस इज क्लियर बिलाल, बिलाल का शायद वॉइस नहीं आ रहा है। लक्ष्य क्लियर है, लक्ष्य, अंचला, यस सर। अविनाश, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है ना हमारी क्लास के अंदर, तब के तब पूछा जाता है ना, रेज योर हैंड एंड आस्क द डाउट, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, पूरा डेमोक्रेटिक रहने दो क्लास को, ठीक है। हम इसके अंदर अच्छे से, हमको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, राइट। तो एक बार उज्जवल बताओ क्या मैंने बोला है अभी, उज्जवल है क्या क्लास में, उज्जवल यस सर। हाँ उज्जवल बताओ सर रेशनलिज्म और
रैशनलिज्म वाले बोलते हैं जैसे हमारे पास पहले से ही कोई एक इनेट नॉलेज है जो गॉड ने मतलब हम लोग को दे रखी है। तो हम लोग मतलब जैसे कोई भी चीज है, कोई मोबाइल है तो हमारे पास उसकी नॉलेज पहले से है। और आइडिया से। एम्पेरिसिज्म वाले बोलते हैं कि हम लोग जो चीज अपने सेंस ऑर्गन्स के मतलब परसेप्शन से देखते हैं तो ही हमारे पास नॉलेज आती है, पहले से हमारे पास कोई नॉलेज दी प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में हम कंफ्लिक्ट देखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम कंफ्लिक्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्लिक्ट सॉर्ट आउट कर देंगे कौन? ये कंफ्लिक्ट सॉर्ट आउट कर देंगे कांट। ठीक है, कांट विल से लाइक दैट एम्पिरिसिज्म प्लस रेशनलिज्म, दिस शुड बी द फॉर्मूला। अच्छा, इससे पहले हम ये बता रहे हैं कि रेशनलिज्म को जो फॉलो करते हैं ना, वो करते हैं रेने डिकार्ट। ठीक है, इनको डिकार्ट बोलेंगे, रेने डिकार्ट, स्पिनोजा और क्या है, लेबनिट्ज। ठीक है, ये आपके रेशनलिज्म के फिलोसफर है। ये आपके फर्स्ट 3 टॉपिक्स ऑफ योर वेस्टर्न फिलोसफी, मतलब प्लेटो और अरिस्टोटल के बाद ये फर्स्ट 3 टॉपिक्स ऑफ रेशनल ऑफ व्हाट, ऑफ द रेशनलिज्म ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पिरिसिज्म, जिसके अंदर आते हैं जॉन लॉक, बर्कले और डेविड ह्यूम। एम्पिरिसिज्म में कौन आएंगे बच्चों? जॉन लॉक, बर्कले एंड डेविड ह्यूम। तो वेस्टर्न फिलोसफी इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। ठीक है, अविनाश वांट टू से समथिंग। अविनाश। सर, ये इम्प्रेसिज्म को हम चार्वाक के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, सब कुछ कंपेयर करेंगे, हर एक फिलोसफर को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में कंपेयर करेंगे। अभी हम सिर्फ सिलेबस समझ रहे हैं, राइट? एंड सर ये रैशनलिज्म वाला थोड़ा सा वो ये सांख्य की तरफ नहीं जा रहा, पोटेंशियल की तरफ वैसे से कुछ कुछ। वो नहीं जा रहा है, अभी बताएंगे कहाँ जा रहा है, वो भी बताएंगे आपको, राइट? तो रेशनलिज्म देखो, अभी करने लगे ना तुम कंपेयर, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपने इंडियन फिलोसफी पढ़ ली, आपके दिमाग में वो सब बातें चल रही है कि जैसे अविनाश ने पूछा कि सर परसेप्शन, हाँ वही चारवाक का परसेप्शन है, बट स्लाइटली हर फिलोसफर डिफरेंट तरीके से बोल रहा है उसको। ठीक तरह चारवाक की तरह नहीं बोलेंगे, बर्कले उसको अलग तरीके से बोलेंगे, ह्यूम अलग तरीके से बोलेंगे, राइट? इस तरह से। अंचला प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर एम्प्रिसिज्म वाले सिर्फ परसेप्शन ही क्यों कंसीडर करेंगे? इन्फरेंस भी तो कंसीडर कर सकते हैं ना, इन्फरेंस और जैसे टेस्टिमनी। बट वो ये सोचेंगे कि हमारे, हाँ बिल्कुल, ये सही सही बात बोल रहा है बिल्कुल अंचला, कि हमारे जो संसार है, ठीक है, इस संसार के अंदर जो भी वैल्यू है ना, जो भी चीजें है ना, इस संसार में प्रेजेंट है, इस संसार से हम क्या करेंगे, इस संसार से चीजें लेंगे। सोर्स ऑफ नॉलेज कैन बी डिफरेंट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो बेसिकली बोल सकते हैं कि आई मीन एम्प्रिसिज्म जितना इम्पोर्टेंस इस एक्सपीरियंस को देंगे, जो भी एक्सपीरियंस उन्हें मिलता है। एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे नॉलेज आ रही है, तो वो हम अपनी ब्लैक से, इट कैन बी फ्रॉम द इन्फरेंस, ठीक है, इट कैन बी फ्रॉम द परसेप्शन, इट कैन बी फ्रॉम कंपैरिजन और टेस्टिमनी, बट इस संसार में रह के हमको ये सब चीजें फॉलो करनी है। ओके सर, राइट, तो यू आर वेरी करेक्ट अंचला। ठीक है, तो हम जब ऐसे बोल रहे हैं कि ये परसेप्शन जो है वो चारवाका वाला परसेप्शन है, तो दैट इज नॉट राइट थिंग, राइट? तो हमको क्या बोलना है कि जो परसेप्शन है, ये कौन सा परसेप्शन है? दिस परसेप्शन इज अबाउट व्हाट, कि सॉरी, ये जो एम्पिरिसिज्म है, दिस इज नॉट द थॉट ऑफ परसेप्शन, दिस इज द थॉट इन विच वी कैन टेक inference as a source of knowledge, we can take comparison as a source of knowledge, testimony as a source of knowledge। कोई भी हम सोर्स ऑफ नॉलेज को हम ले सकते हैं एम्पिरिसिज्म के अंदर। बट हमारी जो नॉलेज है, इस संसार के अंदर आकर ही मिलेगी हमें नॉलेज। हमारी नॉलेज संसार से बाहर नहीं है, इस संसार के अंदर ही, ना ही हमारे पास पहले से कभी किसी जमाने में नॉलेज आई थी, जो कि रेशनलिज्म वाले बोलते हैं। सिंपल सी बात है, रेशनलिज्म वाले ऐसे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर पहले से दिमाग के अंदर चीजें हैं, हमको बस वो बाहर निकालनी है। एम्पिरिसिज्म वाले ऐसे हैं कि दिमाग इज जस्ट लाइक ए ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट है, हमको इसके अंदर रंग भरने हैं। यहाँ पर आएंगे, संसार में परसीव करेंगे, इन्फर करेंगे, कंपेयर करेंगे, टेस्टमनी से जहां से भी नॉलेज आएगी वहां से हम नॉलेज इसके अंदर डालेंगे। दिस इज अबाउट द एम्पिरिसिज्म। तो रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। अब रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म में हम देखेंगे बहुत कंट्रास्ट है, और ये आपस में लड़ेंगे, ठीक है, आपस में इनके वो भी होंगे, इनके जो डिफरेंसेस भी होंगे वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। जब हम रेने डिकार्ट पढ़ेंगे, जब हम स्पिनोजा पढ़ेंगे, लेबनिट्ज पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे। एक फिलोसफर है कांट, उन्होंने बोला एम्पिरिसिज्म और रेशनलिज्म को मैं मिला देता हूं। देखो, उन्होंने बोला एम्पिरिसिज्म वाले भी गलत कर रहे हैं, ये भी गलती कर रहे हैं, ये भी एक एक्सट्रीम है, और रेशनलिज्म वाले भी एक एक्सट्रीम है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि नॉलेज का मतलब क्या है, एम्पिरिसिज्म प्लस रेशनलिज्म। अच्छा, ऐसी कुछ बात इंडियन फिलोसफी वालों ने कही थी, बताओ कौन बताएगा मुझे? ये किसी एक इंडियन फिलोसफी ने भी ये बात कही थी, एम्पिरिसिज्म प्लस रेशनलिज्म उन्होंने
एनीबॉडी इन द क्लास? न्याय। न्याय ने। वेरी गुड, न्याय ने बोला था ना, एम्पिरिसिज्म प्लस यस रेशनलिज्म। समय इंडिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसात्मक प्रत्यक्षम। Percept without concept is blind. Concept without percept is blind. For the complete knowledge, you need percept as well as concept. है ना? कि percept का मतलब क्या है? फैक्चुअल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए और कंसेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी उसको नॉलेज बोला जाएगा। तब वो जो मिलाकर जो चीज होगी ना, that will be complete knowledge. Kant is that person that will believe in empiricism plus rationalism. They will say that we cannot explain the knowledge on the basis of empiricism only. We cannot explain the knowledge on the basis of rationalism only. इन दोनों को साथ में आना ही होगा। देखेंगे आगे चलकर कांट कैसे साथ में लेकर आते हैं, देखेंगे आगे चलकर एम्पिरिसिज्म थॉट किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, किस तरह से रेशनलिज्म थॉट अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, और किस तरह से कांट इन दोनों के बीच में सिंथेसाइज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये सब हम जब इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, जब हम इसके अंदर देखेंगे। There is one more philosopher that is known as Hegel. और हेगल का जो थॉट है ना, वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जा रहा है। वो एब्सोल्यूट मानकर चलेंगे चीजों को। ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द स्टेट। ठीक है, आई थिंक भारती यू शुड म्यूट योरसेल्फ। तो ही इज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट से बहुत इंस्पायर्ड थे। ये एब्सोल्यूटिज्म कहते थे कि स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दी जाए। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या है इनकी फिलॉसफी एब्सोल्यूटिज्म की, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हेगल के अंदर। तो अगर हम देखें तो वेस्टर्न फिलॉसफी, अगर हम देखें वेस्टर्न फिलॉसफी तो इज डिवाइडेड इनटू दिस थॉट्स, रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। रेशनलिज्म के अंदर तीन थॉट पढ़ रहे हैं, रेने डिकार्ड, स्पिनोजा, लिबनिट्ज। रेशनलिज्म वाले क्या कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में पहले से कुछ डाल रखा है, पहले से हमारे पास नॉलेज है और उस नॉलेज से हमको क्या करना है, उस नॉलेज से हमको चीजें समझनी है। जबकि एम्पिरिसिज्म वाले कह रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है दैट इज ब्लैंक स्लेट, हमारा दिमाग इज जस्ट लाइक ए ब्लैंक स्लेट, और उस ब्लैंक स्लेट के अंदर हमको रंग भरने हैं, और रंग हमको कहाँ दिखेंगे, इस संसार में दिखेंगे, either through perception, inference, comparison और understanding. That is empiricism. कांट बोलते हैं कि दोनों गलत हो, दोनों एक एक एक्सट्रीम को पकड़ रखे हो। रेशनलिज्म वाले रेशनैलिटी वाली एक्सट्रीम को पकड़ रखे हैं, एम्पिरिसिज्म वाले क्या कर रखे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस वाली चीजों को पकड़ रखे हैं। We have to synthesize. Knowledge is complete. Knowledge is rationalism plus empiricism. ये हमको इसके अंदर समझना है। कांट ऐसे बोलेंगे एम्पिरिसिज्म प्लस रेशनलिज्म इज द नॉलेज। ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म हेगल करेंगे, ये अलग थॉट है, इसको हम इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। राइट, तो हम जो करते हैं, हम जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं हम प्लेटो से स्टार्ट। बट बिफोर दैट एनी डाउट इन दिस वन, तो हम देख रहे हैं इसके अंदर 8 हमको फिलोसोफर पढ़ना है, प्लस 9 एंड 10 इज व्हाट, 9 इज 10 एंड प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जो अभी अपन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से रेशनलिज्म को समझेंगे, इस तरह से हम एम्पिरिसिज्म को समझेंगे, और हम ये समझेंगे रेशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को किस तरह से मिलाया कांट ने, उनका फिलोसफी, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, ये हम इसके अंदर समझेंगे। और फिर लास्ट के अंदर हम हेगल के एब्सोल्यूटिज्म को समझेंगे। दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। ये हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं आपको वेस्टर्न फिलोसफी में, राइट। Do Western philosophy have any concept of dharma? Yes, but that we will do in the religion philosophy. ठीक है, जैसे कांट है, कांट के अंदर भी कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव अपन एथिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, कांट का धर्म वाला कंसेप्ट भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कांट का ऐसा लगता है कि वो गीता से बहुत इंस्पायर्ड है, शायद उन्होंने कहीं से भगवत गीता पढ़ रखी है, ऐसा भी हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एथिकल एस्पेक्ट भी हम इसके अंदर देखेंगे। अब बच्चों ये समझो कि जो वेस्टर्न फिलोसोफर थे ना, और वेस्ट का कल्चर अगर हम देखें तो ये समझो कि वेस्टर्न फिलोसोफर है जैसे, तो वेस्टर्न फिलोसोफर जो भी होंगे ना, जैसे हमारे बुद्ध है, तो बुद्ध इज कंप्लीटली एंग्रोस्ड इन व्हाट, इन द इनर रियलाइजेशन। ठीक है, और ये मोक्ष के बारे में बात करेंगे, ये निर्वाण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये कोई साइंस के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये कभी मैथमेटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे कि भाई डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। पर वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स है ना,
दे आर, इनमें से कुछ मैथमेटिशियंस हैं, ठीक है। लेबनिट्स, उन्होंने कैलकुलेटर डिस्कवर करा था, ठीक है। रेने डिकार्ट ने डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्कवर करा था। ऐसे लोग हैं जो कि मैथमेटिशियंस हैं, कोई साइंटिस्ट है, ठीक है। तो जैसे बर्कले की तो यूनिवर्सिटी भी है, आपने देखा हो तो सुना होगा, तो बर्कले यूनिवर्सिटी से, राइट। तो बर्कले है, राइट। कोई बिशॉप है, राइट। इस तरह के लोग हैं जो कि क्या है, जो कि ऐसा नहीं है कि वो साइंटिफिक आउटलुक नहीं है उनके अंदर। हमारे यहाँ पे बुद्ध बने तो बुद्ध जो थे, उन्होंने इनर रियलाइजेशन, उन्होंने अंदर देखा। इन लोगों ने पहले बाहर देखा है, ठीक है, कि संसार की चीजों को देखा है, फिर इन्होंने क्या करा है, उसके बाद अंदर की चीजों को देखा। मतलब इस संसार को समझने की कोशिश करी, कैलकुलेटर बनाया, मैथमेटिक्स समझी, उसके बाद क्या हो, उसके बाद फिर ये अंदर चले। और वो भी अंदर भी जाने गए, पूरी तरह अंदर नहीं जा पाए, ये बाहर से ऊपर से कंप्लीटली अंदर नहीं जा पाएंगे, ये बाहर बाहर की चीजें बता के चले जाएंगे। दैट्स वाई इतना डीपनेस नहीं है थॉट के अंदर। इंडियन फिलोसफर्स के अंदर डीपनेस है, दे आर टू डीप, ठीक है। ओशियन है इंडियन फिलोसफी, यहाँ पे ओशन की सरफेस पे घूमे बस, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट फिलोसफर, दैट इज प्लेटो। प्लेटो क्या है ये हम इसके अंदर समझते हैं, बट बिफोर दैट एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एनी डाउट यू आर हैविंग प्लीज आस्क मी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्लेटो। प्लेटो का थॉट क्या है हम पहले ही समझते हैं। देखो, प्लेटो को पढ़ने का ये रीजन है क्योंकि प्लेटो क्या करेंगे, ये एक ऐसा थॉट है जो कि रिनेंसा से पहले आया था, ठीक है। रिनेंसा और रीबर्थ मूवमेंट से पहले प्लेटो हुए थे, एरिस्टोटल हुए थे, सुकरात हुए थे, राइट। तो ये लोग क्या है, रिनेंसा से पहले के हैं। इनका जो थॉट आया, प्लेटो का, एरिस्टोटल का थॉट आया, ये थॉट क्या है, डार्क एज के अंदर दब गया ये थॉट, ठीक है। ये थॉट सब भूल गए कि ऐसा भी कोई थॉट आया होगा सिस्टम के अंदर। फिर जब रेनेसां का मूवमेंट आया तो वापस से इनका थॉट आया, और फिर वापस से रेने डिकार्ट इनके थॉट से अपनी फिलोसफी स्टार्ट करेंगे, वेस्टर्न फिलोसफी को रेने डिकार्ट स्टार्ट करेंगे इनके थॉट के साथ। इसलिए प्लेटो को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी बोला जाता है, कि प्लेटो का जो सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट होगा। अब देखो, सब्सटेंस इधर क्या होता है, ये अपन अलग अलग, अब वहां पर सब्सटेंस अलग चीज होती थी, यहाँ पर सब्सटेंस अलग चीज होगा, ठीक है। बताएंगे क्या होगा। प्लेटो का सब्सटेंस जो होगा दैट विल बी यूज्ड बाय व्हाट, रेने डिकार्ट। रेने डिकार्ट का जो सब्सटेंस होगा उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके स्पिनोजा उसको ले लेगा, फिर लेबनिट्स उसको ले लेगा। इस तरह से थॉट आगे प्रोसीड हो रहा है। पर हर चीज जो है, रेशनलिज्म कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द प्लेटो, एम्पिरिसिज्म, इवन एम्पिरिसिज्म कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द प्लेटो। प्लेटो इज ए बिग थॉट जिसके अंदर समन्वय है सारे थॉटों का। जैसे गीता बुक होती है, गीता के अंदर आप सब कुछ देख लेंगे, भगवत गीता के अंदर, ठीक है। सांख्य फिलोसफी देख लोगे, योगा फिलोसफी देख लोगे, सब कुछ उसके अंदर देख लोगे। गीता के अंदर, गीता की बुक के अंदर आप सब कुछ पालोगे आप। इस तरह से प्लेटो, उनकी एक गीता मान लो वेस्टर्न फिलोसफी की, उसके अंदर से वो अपना थॉट लेंगे, रेशनलिज्म। जो रेशनलिज्म, जैसे गीता को गांधी ने पढ़ा तो उससे अहिंसा का थॉट लिया, है ना। वहीं उसको जब इसने पढ़ा, अपने लाला लाजपत राय ने पढ़ा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अलग डायमेंशन में उसको लिया, उसके अंदर करेज दिखा उनको गीता के अंदर। समझ में आ रहा है। तो प्लेटो को जब ये पढ़ेंगे वेस्टर्न फिलोसफर, तो कुछ फिलोसफर उनमें से रेशनलिज्म निकालेंगे, कुछ फिलोसफर उनमें एम्पिरिसिज्म निकालेंगे, फिर कांट कहेंगे अरे ये तो एम्पिरिसिज्म प्लस रेशनलिज्म है। तो दैट्स व्हाई एब्सोल्यूटिज्म भी तुम पालोगे किसके अंदर, प्लेटो की फिलोसफी के अंदर। तो प्लेटो एक समन्वय का थॉट है, एक बहुत बड़ा थॉट है जिसके अंदर सारी बात कही गई है। जैसे हम आचार्य शंकर को पढ़ते हैं, तो आचार्य शंकर से हम रियलिज्म भी पढ़ सकते हैं। जब ईश्वर कहाँ पर है, एम्पेरिकल लेवल पे खड़ा हो तो रियलिज्म दिखेगा। समझ में आ रहा है। जब तुम ट्रांसकेंडेंटल लेवल पे खड़े हो तो तुम्हें आइडियलिज्म दिखेगा। तो रियलिज्म भी डेराइव कर सकते हैं, आइडियलिज्म भी डेराइव कर सकते हैं, किससे, आचार्य शंकर की फिलोसफी। तो ये समझो बात को, कि चीज समझो पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, है ना। हम वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ रहे हैं जिसके अंदर प्लेटो का एक थॉट पढ़ेंगे, और इस थॉट को मैं आपको पूरे वेस्टर्न फिलोसफी से कनेक्ट कराता हुआ चलूंगा। और लास्ट में जब वेस्टर्न फिलोसफी खत्म होगी, जब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि प्लेटो इज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, तो आपको बिल्कुल दिखेगा ये
सीरीज के अंदर आपको दिखेगा, ये रहे प्लेटो, ये रहा डिकार्ट, डिकार्ट को ऐसे यूज करा स्पिनोजा ने, स्पिनोजा को ऐसे यूज करा लेबनिट्स ने। फिर हम देखते हैं जॉन लॉक का थॉट चल रहा है पैरेलली, जॉन लॉक का थॉट को फिर बर्कले ने कैसे करा। ये आपस में बातें कर रहे हैं, बस इतनी इनकी बातें ही हैं जो हमको समझनी है। बड़ा जो थॉट है वो है प्लेटो। और प्लेटो क्या कहना चाहते हैं अभी तक, मतलब ये फिलोसफर उनको आधा अधूरा पढ़कर आधा अधूरा समझकर उनकी बातें कहना चाहिए। फिर तो चिल्लाता रह जाएगा लास्ट तक कि भाई ये मेटाफोर यूज कर रहा था, मैं मेटाफोर यूज कर रहा था, सब उनको सीरियसली ले लेंगे। तो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, ये हमको इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। वेस्टर्न फिलोसफी इंटरेस्टिंग है, नो डाउट अबाउट दैट, बट उतनी इंटरेस्ट, उतना डीप थॉट नहीं है, आई विल से लाइक दैट, जितना कि इंडियन फिलोसफी के अंदर, ठीक है। तो प्लेटो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो प्लेटो का जब थॉट आया, यहां से समझो कि प्लेटो का जब थॉट आएगा तो प्लेटो के थॉट से पहले, उस वक्त प्लेटो के थॉट के वक्त दो बहुत बड़े बड़े थॉट चल रहे थे। एक ये बोलता था कि नॉलेज इज परसेप्शन, प्रोटोगोरस का थॉट, नॉलेज इज परसेप्शन। और एक और जो थॉट था वो ये बोलता था कि नॉलेज इज ओपिनियन। तो हम देखेंगे कि प्लेटो के टाइम पर there are two thoughts, knowledge is perception is one thought and knowledge is opinion is another thought। ये दो थॉट चल रहे हैं प्लेटो के टाइम पीरियड। प्लेटो इन दोनों थॉटों को क्रिटिसाइज करेंगे, अपोज करेंगे, अपोजिशन ऑफ टू थॉट प्लेटो का यहीं से स्टार्ट होगा, और अपने खुद का नॉलेज बनाएंगे। प्लेटो इन दोनों थॉट्स को अपोज करेंगे और अपोज करके अपना खुद का नॉलेज बनाएंगे। प्लेटो बोलेंगे नॉलेज इज नॉट परसेप्शन, neither knowledge is opinion, नॉलेज ओपिनियन भी नहीं है, नॉलेज इज समथिंग एल्स, वो अपनी नॉलेज खुद बनाएंगे। इन दोनों को क्रिटिसाइज करेंगे और क्रिटिसाइज करके अपना क्या करेंगे, थॉट। तो प्लेटो का जो थॉट है, हम सबसे पहले प्लेटो में देखो कैसे पढ़ेंगे, नॉलेज पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है प्लेटो का, ठीक है। इसके अंदर केव थ्योरी पढ़ेंगे। फिर हम प्लेटो के अंदर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है प्लेटो का, ठीक है। और वो आइडिया वाली थ्योरी जो है वो किस तरह से हमको गॉड की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है। वो किस तरह से हमको वर्ल्ड की तरफ लेके जाएगी, और वो किस तरह से हमको क्या करेगी, हमको ये बताएगी कि गॉड की तरफ और सोल की तरफ लेके जाएगी। उस थ्योरी ऑफ आइडिया के अंदर ही सब कुछ समाहित है। और उस थ्योरी ऑफ आइडिया से किस तरह से हम एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जाएंगे, किस तरह से हम रिलेटिविज्म की तरफ जाएंगे, किस तरह से हम डिडक्शन की तरफ जाएंगे, ये सब चीज इसके अंदर इस फिलोसफी में बता। So it is very, very important to understand the thought process of Plato to understand the Western philosophy. I am repeating again, this is very, very important to understand the thought process of Plato to understand the Western philosophy. देखो वेस्टर्न फिलोसफी में को समझने के लिए प्लेटो को समझना जरूरी है, बिकॉज दैट्स वाई अगर आप फादर को नहीं समझोगे तो सन को कहां से समझोगे, एंड प्लेटो इज नोन एज द फादर ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप जो भी स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम के हैं, ठीक है, आप पूरा ही वेस्टर्न फिलोसफी देखना चाहे तो देख सकते हैं, आई डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट वन, ठीक है। तो मुझे तो ज्यादा अच्छा लगता है कि क्लास में ज्यादा स्टूडेंट हो तो ज्यादा डिस्कशन होगा, ठीक है। बी डेमोक्रेटिक इन माय क्लास, आपने वीडियोस भी देखे हैं डेमो वीडियोस की, उसके अंदर पूरा डेमोक्रेटिक रहता है, ठीक। तो ये बिल्कुल समझो कि इसके अंदर आपको क्वेश्चंस पूछने, किसी भी टाइम पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी मोमेंट पर आप चीजें पूछ सकते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, नॉलेज इज परसेप्शन, ये क्या होता है, ठीक है। तो अंचला, यस प्लीज। सर आप एक बार फिर से रिपीट कर दें कि प्लेटो का जो आपने अभी चार्ट बताया था, जैसे प्लेटो पहले नॉलेज को जो आपने बताया था नॉलेज, फिर थ्योरी ऑफ आइडिया, एब्सोल्यूटिज्म। अच्छा वो आप देखिए, देखो प्लेटो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे पहले समझिए। प्लेटो के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्लेटो दो थॉट को क्रिटिसाइज करेंगे, टू थॉट्स को क्रिटिसाइज करा है प्लेटो। किस किस को थॉट को क्रिटिसाइज करा है, नॉलेज इज परसेप्शन को और नॉलेज इज ओपिनियन, इन दोनों थॉट्स को क्रिटिसाइज किया है प्लेटो ने। प्लेटो क्रिटिसाइज्ड इट, और इसने क्या करा है, प्लेटो ने अपनी खुद की एक नॉलेज बना ली कि नॉलेज की डेफिनेशन दी खुद की। वो नॉलेज हम समझेंगे उस नॉलेज की क्या डेफिनेशन थी, ठीक है। फिर इसके बाद इसको इन्होंने एक्सप्लेन कराया केव एनालॉजी से, वो हम समझेंगे केव एनालॉजी। यहां तक का आज अपन कोर्स के अंदर पढ़ेंगे आई थिंक, राइट, अगर ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। केव एनालॉजी समझेंगे, फिर इसके बाद ये क्या करेंगे, इसके बाद ये एक नई थ्योरी पढ़ेंगे अपन इनकी, थ्योरी ऑफ आइडिया। और थ्योरी ऑफ आइडिया जो है ना, इसके अंदर ही सब कुछ समाहित है, ये समझो
इसके अंदर आइडियलिज्म भी है, ठीक है, इसके अंदर रेशनलिज्म भी है, इसके अंदर एम्पिरिसिज्म भी है, इसके अंदर एब्सोल्यूटिज्म भी है, ठीक है। इस थ्योरी ऑफ आइडिया के अंदर ही क्या है, सोल की बात करी गई है। इस थ्योरी ऑफ आइडिया के अंदर ही वर्ल्ड कैसे बना है ये बात की गई है। इस थ्योरी ऑफ आइडिया के अंदर ही क्या बताया गया है आपको कि ईश्वर है कि नहीं है, गॉड है कि नहीं है, ये सब बातें। तो दिस इज द मेन थ्योरी ऑफ आइडिया। और इस थ्योरी ऑफ आइडिया से ही एक सब्सटेंस की डेफिनेशन निकल कर आएगी। आई विल लेट यू नो व्हाट इज सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस की डेफिनेशन निकल के आई जिसको रेने डिकार्ट यूज कर लेंगे, उसको स्पिनोजा कर देंगे, उसको लेबनिट्ज कर देंगे, इस तरह का एक थॉट प्रोसेस है। तो प्लेटो हर जगह है, वेस्टर्न फिलोसफी में प्लेटो हर जगह है। प्लेटो इज जस्ट लाइक द गीता ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी। गीता है उसके अंदर सब कुछ है, वैसे प्लेटो के अंदर सब कुछ है। अंचला ये क्लियर है आपको? यस सर। अब हम आगे की समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। नॉलेज इज परसेप्शन का मतलब क्या है, देखो। प्रोटोगोरस, ही इज द प्रोटोगोरस, ठीक है। ये प्रोटोगोरस ऐसे बोलते थे उस वक्त कि नॉलेज इज परसेप्शन। और प्लेटो से विल से लाइक दैट नॉलेज इज नॉट परसेप्शन। प्लेटो बोलेंगे नॉलेज परसेप्शन नहीं है, और इसके अंदर ये चीजें बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोटोगोरस का एक ये सेंटेंस था, स्टेटेड दैट व्हाट अपीयर्स टू मी इज ट्रू। जो मुझे दिख रहा है वो ट्रू है, जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा ट्रू है। तो ऐसा ही क्या कहते हैं प्रोटोगोरस। और ये थॉट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था उस वक्त सोसाइटी के अंदर, ठीक है। वन थॉट वाज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, व्हाट कि व्हाटएवर योर ट्रूथ इज योर ट्रूथ एंड माय ट्रूथ इज माय ट्रूथ। समझ में आया? तो क्या 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 इससे क्या समझ रहे हो तुम? नॉलेज इज परसेप्शन क्या है, एक बार बताओ। सर ये चार्वाक की तरह बात कर रहे हैं ना कि नॉलेज बस वही है जो मैं देख रहा हूँ। नहीं, वैसे तो कर ही रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे बोल रहे हैं कि नॉलेज, जैसे मैंने कुछ नॉलेज देखी, जैसे मार्कर है, इस मार्कर के बारे में तुमने कुछ सोचा, ठीक है, तो तुम्हारा नॉलेज है। मैंने कुछ सोचा तो मेरा नॉलेज। तुमने कहा कि ये फैक्ट के मारने की चीज है, तो ये तुम्हारा नॉलेज है। अच्छा, ये तो ये अनेकांतवाद होगा क्या? जैनिज्म के सर ये जैनिज्म का सातवां हो हाँ, गया। वैसा कुछ थॉट ये बोल रहे हैं, ठीक है। कि नॉलेज इज परसेप्शन का मतलब क्या है कि व्हाट एवर अपीयर्स ट्रू टू यू इज ट्रू, व्हाट एवर अपीयर्स ट्रू टू मी इज ट्रू। इस तरह का एक थॉट है कि नॉलेज को एब्सोल्यूट नहीं मान रहे, ये नॉलेज को रिलेटिव मान रहे हैं, ठीक है। सर जैसे कौन जैनिज्म मान, वाला एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। बिल्कुल जैनिज्म वाले शारवाद के अंदर नॉलेज को रिलेटिव मान रहे थे ना, वैसे इसको रिलेटिव मान रहे हैं, ठीक है। मेघना त्रिपाठी, वेरी वेरी वेलकम टू यू, ठीक है, बट यू आर लेट मेघना, Yes, sir. है ना। तो आप ये क्या I'm करना sorry. कि दैट Yeah. इज ओके, ठीक है, दैट इज ओके विद मी, बट वो छूट गया है आपका जो हमने वेस्टर्न Yes, sir. फिलोसफी के बारे में अभी डिस्कशन करा है। Yes, वेस्टर्न sir. फिलोसफी क्या है ना, अभी वही डिस्कशन करा है, आधे घंटे तक वो डिस्कशन करा है, वो जरूर देख लेना आप, मैं वीडियो अपलोड कर ठीक दूंगा आपके लिए, ठीक है। ठीक वो है चीज सर। आपको जरूर देखना है, ठीक है। अभी हम प्लेटो ठीक। स्टार्ट ही करें, ठीक है। वैसे तो ओके आप सर। राइट टाइम पे आई हैं, बट पीछे की चीजें आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ओके। प्लेटो है ना, देखिए मेघना ये समझिए, प्लेटो जो है वो दो थ्योरी उस वक्त प्रेवलेंट हो रखी है नॉलेज की। एक है नॉलेज इज परसेप्शन, एक ऐसे बोलता है कि नॉलेज इज परसेप्शन, एंड सेकंड थ्योरी ये बोलती है कि नॉलेज इज ओपिनियन। ओके सर। यहाँ पे प्लेटो इन दोनों थ्योरी को काट कर एक अपनी थ्योरी बनाएंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज कि नॉलेज का एक अपना थ्योरी देंगे, नॉलेज इज एब्सोल्यूट वो बोलेंगे। ओके वो सर। चीज आज हमको पढ़नी है कि क्या है, और उसको केव एनालॉजी की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। मेघना ओके अभी सर। अपना अपना जो है माइक आप म्यूट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, एनी टाइम यू कैन आस्क ओके मी। सर। ओके सर। चलिए, तो नॉलेज इज परसेप्शन, ही स्टेटेड दैट व्हाट अपीयर्स टू मी इज ट्रू फॉर मी एंड व्हाट अपीयर्स टू यू इज ट्रू फॉर यू। ये प्रोटोगोरस कह के गए, और ये वाला थॉट प्रिवलेंट था उस वक्त सोसाइटी के अंदर। तो कैकशा मुझे बताओ इसके अंदर क्या समस्या है इस थॉट के अंदर, और अगर तुम प्लेटो होती तो तुम किस तरह से इस थॉट को क्रिटिसाइज करती, कैकशा? सर एक तो नॉलेज को रिलेटिव बना दिया इन्होंने, हाँ, नॉलेज को रिलेटिव बना दिया, और तो उससे सर एब्सोल्यूट नॉलेज, सर नॉलेज को सर एब्सोल्यूट होना चाहिए वो इसमें। हाँ, और क्या हो जाएगी, नॉलेज बिकम व्हाट? अविनाश बताएंगे कुछ? अविनाश क्या बोलते हो उस थॉट के बारे में? अविनाश। यस सर। हम्म, बोलो अविनाश। यस सर।
सर बोलो उसको, नॉलेज इज परसेप्शन को क्रिटिसाइज करो। एंड से परसेप्शन से तो सर इल्यूजन वगैरह भी तो हो सकता है। वो परसेप्शन मत देखो, ये वैसा परसेप्शन देखो कि नॉलेज इज परसेप्शन का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा नॉलेज है वो इट इज नॉट द सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन इज नॉट द सोर्स ऑफ नॉलेज हियर। हियर परसेप्शन मींस जो तुमने नॉलेज एक्वायर करा है कैसे भी, ठीक है। नॉलेज जो भी तुमने एक्वायर करा है वो तुम्हारा नॉलेज है, जो मैंने एक्वायर करा है वो मेरा नॉलेज। मतलब हियर नॉलेज इज बिकमिंग सब्जेक्टिव और नॉट। जैसे जैन फिलॉसफी में हमने देखा था कि एक प्रिज्म है, ठीक है, ये हमने जैन फिलॉसफी के अंदर देखा था बच्चों कि एक प्रिज्म है जिसको क्या है, कोई इस डायमेंशन देख रहा है तो बोल रहा है कि प्रिज्म हैज पॉजिटिव साइंस, यहाँ पे बोल रहा है प्रिज्म हैज नेगेटिव, और यहाँ पे बोल रहा है प्रिज्म हैज स्टार ओरिएंटेशन। तो ये इसका सच है, ठीक है। प्रोटोगोरस क्या सर बोलेगा? लेकिन हाँ सर लेकिन इससे तो कोएग्जिस्टेंस की बात सारी, इसमें सर सब्जेक्टिव तो हो जाएगा बट ये तो पहुंच जाएगा ना क्या हो जाएगा? सर, नॉलेज सब्जेक्टिव तो हो जाएगा बट इसमें म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस भी तो आ रहा है सर। जो आपकी नॉलेज है वो भी सही है, मेरी नॉलेज। म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस नहीं आ रहा है सर इसके इसमें अंदर। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो ना? हाँ मतलब वो वाला चीज शॉर्ट थॉट मत सोचो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अभी ये नॉलेज के बारे में बात करें, वो तो है शादवाद से अपन मल्टीकल्चरिज्म की तरफ आते हैं, दैट इज राइट। प्रोटोगोरस से भी मल्टीकल्चरिज्म की तरफ आएंगे, दैट इज राइट। बट अभी नॉलेज की बात हो रही है, ये तो फिर सबकी नॉलेज सब ट्रू हो जाएगा, और सब ट्रू हो जाएगा और फॉल्स भी ट्रू, ट्रू भी ट्रू, ये तो सब इस तरह से हो जाएगा। हमको क्रिटिसाइज करना है इसके अंदर, अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बतानी इस थॉट की। क्या क्वेश्चन? सर ये एक पार्शियल नॉलेज हो रहा है, ये बता सकते हैं? हाँ कि ये एक जैसे बोले कि पार्शियल नॉलेज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ऐसी नॉलेज हम मान ले कि जो नॉलेज मेरे को दिख रही है वो मेरा सत्य है, तुमको दिख रहा है तुम्हारा सत्य है, ऐसे प्रोटोगोरस कह के गए थे। इसको क्रिटिसाइज करना है प्लेटो को, और प्लेटो को लेकर आना है कि नॉलेज इज नॉट परसेप्शन, नॉलेज इज एब्सोल्यूट थिंग। वो तुम्हारे लिए भी वही है और मेरे लिए भी वही है। मार्कर तुम्हारे लिए भी मार्कर है और मेरे लिए भी मार्कर है, ये प्लेटो को बोल कर आना है, ये प्लेटो को थॉट लेकर आना है। तो पहला थॉट है नॉलेज इज परसेप्शन। इसको देखिए प्लेटो कैसे काटते हैं। प्लेटो क्रिटिसाइज दिस नॉलेज, ठीक है। ये से बोलते हैं अगर नॉलेज इज परसेप्शन है तो इससे नॉलेज क्या हो जाएगी, सब्जेक्टिविटी बन जाएगी, सब्जेक्टिव हो जाएगी। और नॉलेज है ना एब्सोल्यूट होती है, नॉलेज हमेशा एब्सोल्यूट होती है, नॉलेज सब्जेक्टिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो नॉलेज इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, ये प्लेटो का थॉट है, ये वो लेकर आना चाहते हैं। अब प्लेटो इसको किस तरह से बताते हैं और किस तरह से अपोज करके अपनी थ्योरी बनाएंगे, आज हम इसके बारे में प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में समझेंगे। फिर हम कल थ्योरी ऑफ आइडियाज के बारे में समझेंगे। फिर हम परसों प्लेटो का थॉट को काटेंगे, एरिस्टोटल के द्वारा प्लेटो का थॉट काटेगा, और फिर एरिस्टोटल को अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए अगर ये से बोलेंगे कि अगर मान लीजिए ऐसा प्रोटोगोरस का चीज मान लें कि नॉलेज इज परसेप्शन, कि वट एवर इज ट्रू फॉर मी इज ट्रू फॉर मी, ठीक है, वट एवर इज ट्रू फॉर यू इज ट्रू फॉर यू। तो उससे तो कुछ ट्रू और फॉल्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं होगा ना बच्चों, समझ गए? ट्रू और फॉल्सिटी के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। ट्रुथ और फॉल्सिटी के बीच में क्या डिफरेंस होगा? आपने कहा कि ये सही है और मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ठीक है। आपने बोला ये सही है और अब मैंने बोला कि ये गलत, ठीक है, ये दो चीज अपन ने बोली। तो तुमने बोला तुम भी सही हो, तुम भी सही हो। यहाँ पे ट्रुथ और फॉल्स के बीच में कोई गलत नहीं है कि भाई दिस मार्कर इज ब्लैक, और एक बोल रहा है दिस मार्कर इज नॉट ब्लैक। प्रोटोगोरस दोनों को सही मान ले रहा है। तो क्या बोलेंगे प्लेटो? प्लेटो बोलेंगे देखो ट्रुथ और फॉल्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। यहां से अगर आपने ये थॉट माना तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ और फॉल्स। यहाँ पे अपना ये समझ में आएगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ और फॉल्स, ठीक है। ये समझ में आया। देखिए वट एवर अपियर्स फॉर मी इज ट्रू मे नॉट बी अपियर्स ट्रू फॉर अदर। हो सकता है कि आज मेरे लिए जो चीज सही लग रही है, मेरे को मार्कर अच्छा लग रहा है, हो सकता है कैकशा को अच्छा नहीं लगा, अंचला को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ये नहीं लगेगा इनको अच्छा। तो तुम्हारा नॉलेज तुम्हारा, मेरा नॉलेज मेरा, तो मतलब नॉलेज तो एब्सोल्यूट, या तो ये अच्छा हो सकता है ये बेकार हो सकता है, समझ आ रहा है? तो या तो ट्रू हो सकती है चीज या फिर फॉल्स हो सकती है। अगर नॉलेज इज परसेप्शन हो जाएगा देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू भी ट्रू है, फॉल्स भी ट्रू है, तो क्या ट्रू और क्या फॉल्स, इसके बीच में कोई डिफरेंस होगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो फिर आगे बोलते हैं कि मान लो कि ड्रीमर थॉट कर रहा है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कि आचार्य शंकर की वो लेवल को लेकर आते हैं जिसमें प्रातभाषिक लेवल है, जिसमें आदमी सो रहा है, प्रातिभाषिक लेवल, ठीक है। आचार्य शंकर की ही फिलॉसफी है ये, ठीक है। अपन समझेंगे आगे चल के
इसमें सो रहा है आराम से, ठीक है, दिस पर्सन इज स्लीपिंग, ठीक है, और ये ड्रीम देख रहा है। हमने देखा था ड्रीम के अंदर, हमारा एग्जांपल में देखा था हमने जब आचार्य शंकर पढ़े थे, तो उस ड्रीम में एक कार चला रहा था, अपना ड्रीम कार चला रहा था, कार का एक्सीडेंट हो जाता, तो इसको ये ट्रू दिख रहा है ना, इस समय इसको ये ट्रू दिख रहा है, तो ये क्या ट्रू थोड़ी ना हो गया, असलियत में थोड़ी ना इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तो बट इस पर्सन के लिए जब अगर मान लो ऐसे बोले कि नॉलेज इज परसेप्शन, तो इसको ये भी ट्रू लगने लग जाएगा, ठीक है। कोई मैड आदमी है, पागल आदमी है, उसको कुछ दिख रहा है, इल्यूजन दिख रहा है उसको, वो भी उसको ट्रू लगने लग जाएगा। या फिर क्या होगा, या चाइल्ड है, चाइल्ड का देखने का नजरिया अलग होता है, चाइल्ड हर ऑब्जेक्ट को वो समझ नहीं पाता ये ऑब्जेक्ट क्या है, उसको अलग तरीके से अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो चाइल्ड का देखने का तरीका, ये सब चीजें क्या होगा, और एक अडल्ट का देखने का तरीका, एक मैच्योर पर्सन का देखने का तरीका, ये तो सब इक्वल हो गए, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोलेंगे अगर हर चीज ट्रू हो जाएगी तो फॉल्स क्या होगा, अगर हर चीज ट्रू हो जाएगी तो मैडमैन की बात भी ट्रू हो गई, ड्रीमर की बातें भी ट्रू हो जाएगी, ड्रीम जो देख रहा है उसकी बात भी ट्रू हो जाएगी, जो मैड पर्सन है उसकी बात, चाइल्ड जो कुछ बोल रहा है, चाइल्ड बोल रहा है, उसकी बात भी ट्रू हो जाएगी। तो ये बोलते हैं मैंने ड्रीमर थॉट, जब ड्रीमर सोचता है कुछ, मैडमैन इमेजिन, इमेजिन करता है मैडमैन कुछ, ठीक है, इल्यूजनरी कुछ इमेजिन कर लेता है समथिंग, देन फॉर देम इट इज राइट, उनके लिए तो वो राइट है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट करेक्ट। पर हम रियलिटी में जाकर देखेंगे तो वो करेक्ट नहीं है। What does it mean? It means that कि knowledge is not everyone's knowledge is not true. नहीं तो फिर मैडमैन की नॉलेज भी ट्रू हो जाती, या फिर ड्रीमर की नॉलेज भी ट्रू हो जाती। तो देखो एग्जाम के अंदर अगर थ्योरी ऑफ नॉलेज आ जाता है तो आप ये बोलेंगे कि प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज को बनाया है दो थॉट्स को क्रिटिसाइज करके। पहला थॉट था नॉलेज इज परसेप्शन, दूसरा थॉट था नॉलेज इज ओपिनियन। नॉलेज इज परसेप्शन का थॉट जो है वो प्रोटोगोरस का थॉट था, और प्रोटोगोरस ऐसे बोलते थे व्हाटएवर इज ट्रू फॉर मी इज ट्रू, व्हाटएवर इज ट्रू फॉर यू इज ट्रू। But Plato is saying that it will make the knowledge subjective, while Plato believe in the what absolute knowledge. Plato absolute knowledge के बारे में believe करता है. And Plato criticized this thought by saying that कि then there will be no difference between truth and false. अगर हम इसको नॉलेज को परसेप्शन मान के चलेंगे तो ट्रुथ और फॉल्स के अंदर बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा बच्चों. Then Plato will say that यहाँ पे जैसे रामानुजन ने माया को कृत किया था, केवल अनरियल के बीच में। आवाज नहीं सुन रही, नेटवर्क प्रॉब्लम। सर मैं बोल रही हूँ कि जैसे रामानुजाचार्य ने जैसे रामानुजाचार्य ने माया को क्रिटिसाइज किया था कि रियल अनरियल कैसे हो सकती, तो सर हमने शंकराचार्य ने बोला कि अनरियल कैसे उन्होंने सब वैसे ये प्लेटो पे इनको नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो ट्रू और फॉल्स। नहीं वैसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ये ऐसे बोल रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। वैसे नहीं कर रहे हैं कि माया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो माया बोथ तो नहीं हो सकती, लाइटनेस इन डार्कनेस, वैसी चीज नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं कि देखिए ट्रूथ और फॉल्स के अंदर डिफरेंस होता है, अगर आप सारी नॉलेज को ट्रूथ मान लेंगे तो ट्रूथ और फॉल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कुछ गलत होगा नहीं, फॉल्सिटी नाम की कोई चीज नहीं होगी, राइट। अगर आप ट्रुथ और फॉल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं मानेंगे तो हर चीज क्या आपको फॉल्स चीज भी आपको ट्रू लगने लगेगी, और फिर अगर मान लो मेरे को कोई चीज गलत लग रही है, किसी को सही चीज सही लग रही है, ठीक है, तो वो चीज इसके अंदर नहीं हो पाएगी, ठीक, इस तरह से बोल रहे हैं। माया वाला कांसेप्ट इसमें इसलिए नहीं ला अनरियल रियल और अनरियल के बीच में जैसे मैं बोल रही हूँ, नहीं अभी इसमें वो थॉट लाई नहीं है, इसमें सिर्फ नॉलेज के बारे में। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने कहा मार्कर इज ब्लैक, आप बोल रहे हैं नहीं मार्कर इज रेड, तो या तो मार्कर ब्लैक होगा भाई या रेड होगा, दोनों तो हो नहीं सकता प्लेटो इस तरह से, या तो मैं ट्रू होऊंगा या तुम ट्रू होगे, दोनों कैसे ट्रू हो सकते, समझे। तो माया वाला कंसेप्ट देखो, माया वाला जो कंसेप्ट है ना दैट इज डिफरेंट, उसको अपन यहाँ पे इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि उसके अंदर जो लॉजिक दिया है माया का वो वाला लॉजिक थोड़ा ना दे रहे हैं प्रोटोगोरस। बात वही है कि लाइटनेस एंड डार्कनेस कैन नॉट बी देयर, ठीक है, कि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, वो चीजें पर माया का कंसेप्ट लाओगे तो उसका वो लॉजिक दे रहे होते हैं प्रोटोगोरस, तो उसको क्रिटिसाइज, माया इज समथिंग एल्स ना, उसको उस पॉइंट से आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि लाइटनेस एंड डार्कनेस जो कि हमने
अवक्तव्यम, और इसके अंदर जो अपन ने कहा था शात आस्ति नास्ति के अंदर जो करा था ना, वैसे ही आप इसके अंदर भी कर सकते। समझे क्या कशा? माया लाना गलत है यहाँ पर। तुम्हारा पॉइंट सही है कि सर प्लस और माइनस एक साथ नहीं ले सकते, वो वाला पॉइंट सही है। गॉट इट क्या कशा? यस सर। है ना? तो अब ये देखो, व्हेन ड्रीमर थॉट मैडमैन इमेजिन एंड समथिंग, देन फॉर देम इट इज राइट बट इन रियलिटी इट इज नॉट। ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट, रियलिटी के अंदर ये करेक्ट नहीं है ये चीज, राइट? तो ये आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, आपको इसके अंदर देखना। अंचला आपको समझ में आ रही है? अंचला यस सर। ठीक है। अविनाश? यस सर। हाँ? चारुनिका आपको समझ में आ रहा है सर? पवन, चारुनिका? यस सर, दो भी यस सर। डाउट हो ना तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर देखिए, सो इफ नॉलेज इज परसेप्शन देन व्हाट ए मैडमैन थिंक्स, व्हाट ए हेल्दी मैन थिंक्स will become equal and true, then there will be no difference between truth and falsity, और truth और falsity के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये ये जो बोल रहे हैं अपने प्लेटो बोल रहे हैं कि ये तो फिर गलत हो जाएगा। thus knowledge is perception is not right thought according to Plato। प्लेटो बोलते हैं कि नॉलेज परसेप्शन है, तो नॉलेज इन परसेप्शन को काटा प्लेटो ने। अब वो अपनी थ्योरी बनाएंगे नॉलेज की, ठीक है? बट उससे पहले एक नॉलेज इज ओपिनियन और होता है, ठीक है? तो देखो, नॉलेज इज ओपिनियन का मतलब क्या है? देखो, ओपिनियन जो होता है ना, वो आप बनाते हैं। ओपिनियन आपने बनाया, ठीक है? जैसे आपने मान लीजिए किसी चीज के बारे में ओपिनियन बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था आज जो भी बच्चे पढ़े थे एथिक्स, तो उसमें स्टीरियोटाइप बनाया था, स्टीरियोटाइप बताया था। तो वो ओपिनियन आपने किसी भी चीज के ऊपर बनाया, उस ओपिनियन को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है ना। आपको आकर वो कुछ ऐसी बात बता दे कि वो आप मैनिपुलेट हो जाए आपका वो ओपिनियन, ठीक है? आपको जैसे आपने देखा कि भाई एक ओपिनियन होता है कि विमेन आर फिजिकली वीक, मैंने आपको वहां पे दिखाया था विमेन आर फिजिकली वीक, ठीक है? वहां पे बताया था। कितने आपने साक्षी मलिक की फोटो लगा दी, तो वो जो ओपिनियन है वो चेंज हो गया। तो कुछ लोग ऐसे बोलते थे उस वक्त, एक और थॉट चल रहा था कि नॉलेज इज ओपिनियन। तो प्लेटो ने उसको भी क्रिटिसाइज करा कि भाई नॉलेज ओपिनियन नहीं होता है, क्योंकि ओपिनियन कैन बी मैनिपुलेटेड, ठीक है? तो प्लेटो जो है उन्होंने दो थॉट को क्या करा है, क्रिटिसाइज करके अपना अब एक नॉलेज का थॉट बनाएंगे। प्लेटो क्या बोल रहे हैं वापस सुनो। प्लेटो इज सेइंग दैट नॉलेज इज नॉट परसेप्शन, बिकॉज अगर परसेप्शन होता नॉलेज तो हर एक का नॉलेज का होता सेम रहता है। जैसे प्रोटोगोरस कह रहे थे व्हाट एवर नॉलेज यू आर हैविंग इज ट्रू, व्हाट एवर नॉलेज आई एम हैविंग इज ट्रू। जो तुम कह रहे हो वो भी सत्य है, जो हम कह रहे हैं वो भी सत्य है, ठीक है? इसको हमने काटा, इसको प्लेटो ने काटा डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में करके, ठीक है? कि देखो भाई, इससे तो ट्रुथ और फॉल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इससे तो क्या होगा, इससे तो मैडमैन और जो ये पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ पाएगा। इनके थॉट्स, ड्रीमर का थॉट भी सही है, मैडमैन का थॉट भी सही है, जो बिल्कुल सही पर्सन है उसका थॉट भी सही हो जाएगा। ये तो गलत है ना? नॉलेज इज परसेप्शन इज रॉन्ग। अंचला वांट टू आस्क समथिंग प्लीज। सर आपने कहा कि नॉलेज इज परसेप्शन, मतलब उसमें तो जितने भी परसेप्शंस हो रहे हैं जनरलाइज हो जा रहे हैं, राइट? और सर नॉलेज ऑफ ओपिनियन में आपने बताया कि जैसे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जा रहे सारे। कैसे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी? कैसे सर जैसे अभी आपने बताया कि मैनिपुलेटिव होते हैं, राइट? ओपिनियन मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। तो सर मेरा अगर एक ओपिनियन किसी चीज के लिए, तो फिर मुझे आके अगर कोई बोलता है कि नहीं ये फोन वैसा है, नहीं ये फोन ऐसा है, तो सर मेरी ओपिनियन सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाएगी ना। दो अलग अलग ओपिनियंस आ जाएंगे मेरे दिमाग में ना फिर तो। नहीं, ओपिनियन नहीं आएंगे। या तो देखो एक ही चीज रहेगी ना, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई, जैसे तुमने बोला कि मोदी इज राइट, ठीक है? मोदी जो है वो राइट है, ठीक है ना? तो मैंने आपको फिर है ना इस तरह का आपके पास एक थॉट था, ठीक है? अब मान लीजिए टीवी चैनल्स और ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें प्रोपेगेंडा फैलाने लग गए, ठीक है? कि मोदी राइट नहीं है, मोदी राइट नहीं है। आप 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए टीवी, ठीक है? और आसपास के लोग भी, तुम्हारे फैमिली वाले भी कह रहे हैं कि मोदी राइट नहीं। तो आपका ओपिनियन हो सकता है चेंज हो जाए। तो ओपिनियन कैन बी चेंज्ड, ऐसा कहने का मतलब है। समझ में आ रहा? तो चेंज हो जाएगा, मोदी इज नॉट राइट आ जाएगा अपने अंदर। समझ में आ रहा है? और वो जो तुम बोल रहे हो ना कॉन्ट्राडिक्शन, देखो कॉन्ट्राडिक्शन का ये समझो कि कॉन्ट्राडिक्शन एक सिंथेसिस के लिए, जैसे आपने मानो आप ये सोच रहे हैं कि मोदी पॉजिटिव हो मोदी के लिए, ठीक है? तो एक थॉट आएगा मोदी के नेगेटिव। अब ये दोनों क्या है, ये थीसिस होगा और ये एंटीथीसिस होगा।
अंचला, आपको मैंने सोशो पॉलिटिकल में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। यस सर, फिर सिंथेसिस हो जाएगा। सिंथेसिस बनेगा ना, दैट इज द नॉलेज। समझ आ रहा है कि आप या तो यहाँ पे मोदी को मान जाएंगे या फिर मोदी को नहीं मानेंगे, वो सिंथेसिस। कॉन्ट्रडिक्शन यस तो सर। होगा, आपको मैं कुछ बोलूंगा, जैसे आपके दिमाग में कोई ओपिनियन है, मैंने उसका क्रिटिसिज्म दिया आपको, तो आपके दिमाग में अब क्या हो रहा है, थीसिस एंटीथेसिस के बीच में युद्ध हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली सर एक एनालिटिकल व्यू निकल जाएगा एंड में। पर वो एनालिटिक व्यू पहले जो तुम्हारा ओपिनियन था उससे अलग होगा थोड़ा। इम्प्रूव्ड बोल सकते हैं सर। इम्प्रूव बोल सकते हैं, पर अलग अलग भी बोल सकते हैं ना कि डिफरेंट है यस सर। है ना। और इसका मतलब तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो गया, एग्जैक्टली सर। है ना। तो ओपिनियन कैन बी मैनिपुलेटेड, यस सर। दिस इज द थिंग। तब प्लेटो भी ऐसे बोलेंगे कि ओपिनियन कैन बी मैनिपुलेटेड। ओपिनियन को यस सर। क्या है, ओपिनियन को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसे प्लेटो बोलेंगे। प्लेटो इज सेइंग लाइक दैट कि ओपिनियन कैन बी मैनिपुलेटेड, ओपिनियन को मैनिपुलेट हम कर सकते हैं। ओके सर। That's why opinion is not the perfect knowledge, or knowledge is one which is absolute. Opinion is not the absolute knowledge. तो हम यहाँ पर देखेंगे, Plato also stated that knowledge is also not opinion in reality, because opinion is based on the feelings, emotion, which can be easily manipulated. So knowledge is what? Knowledge is something that is absolute, that is eternal. ऐसी नॉलेज होती है। नॉलेज उसको ही बोला जाएगा जो कि एब्सोल्यूट हो, जो कि इटर्नल हो। सो व्हाट इज नॉलेज, हम बोलेंगे प्लेटो से, ना नॉलेज ओपिनियन है, ना नॉलेज परसेप्शन है। तो व्हाट इज नॉलेज? तो प्लेटो इज सेइंग नॉलेज इज वन व्हिच इज यूनिवर्सल, नेसेसरी, वन, परमानेंट, इटर्नल, सेल्फ प्रूफ, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी। दिस इज व्हाट द नॉलेज इज। नॉलेज इज नॉट ओपिनियन अकॉर्डिंग टू प्लेटो, neither knowledge is perception, ठीक है। knowledge is not perception, or knowledge is not the knowledge is opinion for the what, for the Plato. Knowledge is something which is universal, which is necessary, which is one, permanent, eternal, self-proved, non-contradictory. It cannot be changed, it cannot be manipulated, it is always the same. वो नॉलेज जो होगी, या तो मोदी अच्छे हैं या खराब है, ठीक है। आपको जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट ये नॉलेज होगी कि मोदी अच्छे हैं, मान लो ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। तुम्हारे अंदर जो नॉलेज है हो सकता है वो गलत है, मतलब एक ही चीज हो सकता है, मोदी अच्छे हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं। नॉलेज इज एब्सोल्यूट। ये मार्कर रेड हो सकता है फिर ब्लैक हो सकता है, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। और जो भी नॉलेज तुमको दिख रही है ना, जैसे आचार्य शंकर बोलते थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, कि नॉलेज एक ही है ब्रह्म। इसका मतलब क्या है? नॉलेज इज वन, नॉलेज इज सुप्रीम। मैंने आपको बताया था वहां पे, नॉलेज इज सुप्रीम। उनका मतलब ये है कि नॉलेज सुप्रीम है, और बाकी जो तुमको दिख रहा है ना चीजें, दैट इज नॉट, दैट कैन बी ओपिनियन, दैट कैन बी परसेप्शन। ये जगत जो है वो मिथ्या, और नॉलेज एक रियलिटी। यस अंचला, प्लीज आल्सो। सर आपने कहा कि नॉलेज, आई मीन प्लेटो ने बोलता है कि नॉलेज इज नॉन सब्जेक्टिव, एब्सोल्यूट, इटर्नल, नेसेसरी, परमानेंट, सेल्फ प्रूवन है। तो सर क्या इसमें फिर कोई आई मीन इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं होगा? जैसे नॉलेज तो हमेशा बढ़ती रहती है, राइट? तो क्या इसकी थियोरी में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है? नहीं, इसकी थ्योरी में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। ये ऐसे बोलता है, जो नॉलेज है ना, अभी बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो नॉलेज होगी ना वो कहीं और रहती है। ये जो एब्सोल्यूट नॉलेज कहीं और रहती है, जो कि वर्ल्ड ऑफ आइडिया है। तुम्हें तो पता है अंचला, वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज देयर, ठीक है। देखो प्लेटो ऐसे बोलते हैं, एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया, एक वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है। सिर्फ अंचला को यस समझा सर। रहे हैं, अभी और कोई मत समझिएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो। क्योंकि इसने पढ़ रखा है, इसने पहले विजन के अंदर पढ़ रखी है वेस्टर्न। तो आपको पता है नॉलेज इज कि आपने देखा था वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज देयर। तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया जो यस है ना सर। अंचला, यहाँ पे रहती है नॉलेज, जो कि सुप्रीम है। पर वो जैसे यस इस सर। वर्ल्ड के अंदर आती है ना, तो वो डिम हो जाती है। हम्म। तो यहाँ से इम्प्रूव अपन कर सकते हैं। अपन को अपना टेलियोस ये रहता है कि उस नॉलेज को यहाँ तक लेकर जाए। यस सर, मोनाड्स के जो रहता है आपका, वो लेibniz के अंदर, वो उस वो डायमेंशन लाइब्निट्स वाले जो, उस डायमेंशन में ना जाके, अगर बच्चों तुम सब समझना चाहते हो तो देखो, जब हम एम्पेरिकल लेवल पे रहते हैं तो तभी भी हमारे पास नॉलेज होती है ना, पर वो नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं होती। वो नॉलेज ओपिनियन, परसेप्शन, इसके ऊपर नॉलेज होती है। जब हम नॉलेज, जब ट्रांसकेंडेंटल लेवल पे हो जाते हैं, तब जाकर नॉलेज होती है ना, वो एब्सोल्यूट होती है। अब इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता अंचला, अब इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। जब ट्रांसकेंडेंटल यस लेवल सर। की नॉलेज है, उसके अंदर इंप्रूव नहीं हो सकता। ये ओके सर। तो ये बोलता है कि नॉलेज परसेप्शन नहीं है, जो तुम समझ रहे हो वो नॉलेज नहीं है, ये जगत तो मिथ्या है ना। ये नॉलेज नहीं है। अगर हम इंडियन फिलोसफी के टर्म में बोलो, नॉलेज क्या है? नॉलेज ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो नॉलेज इज वन विच इज यूनिवर्सल, नेसेसरी, कंपल्सरी,
जो कि कहीं और है। तुम ये इस जगत के अंदर ये जो नॉलेज दिखती है, ये नॉलेज नहीं है। क्या कैसे समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। है ना? तो हम इसको बिल्कुल पैरेलली आचार्य शंकर से समझते चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास वैलिड थॉट भी। मेघना, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, डिस्कस करना चाहते हैं, बिकॉज फिलॉसफी इज ऑल अबाउट द डिस्कशन। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास के अंदर किसी दिन 100 बच्चे बैठे और 100 के 100 बोले, तब जाकर मजा आता है फिलॉसफी के अंदर, समझ रहे हैं? Yes, sir. So I think according to Plato, what is knowledge? All of you get understanding what is knowledge all about. ठीक है, अब देखो प्लेटो बोलते हैं कि देखो नॉलेज शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, किसी पर्सन के ऊपर कि भाई ये जो पर्सन बोल रहा है वो सत्य है, ये जो पर्सन बोल रहा है वो सत्य है, ऐसा नहीं। जो नॉलेज है वो हमेशा सत्य ही रहेगी, वो किसी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं है। सर ठीक? हाँ सर क्या यहाँ पे जो आपने बताया था जो काउनेस है वो जो यूनिवर्सल है वो नॉलेज है क्या? उसको एब्सोल्यूट बोल रहे हैं वो, नहीं, और अभी जो उधर मत, काव है वो नहीं, वो अलग चीज है, वो आइडिया है, वो अलग चीज है, वो आगे चलकर आपको वही चीजें पढ़नी है। वैसे तो इसके अंदर भी देखो काउ का एग्जांपल मैंने दिया हुआ कहीं, एक सेकंड में आपको दिखा दूं। देखो काउनेस है, पर वो अभी बाद में आएगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुमको वो चीजें समझ में आ रही है, बट अभी हम उसको बाद में पढ़ते हैं, राइट? अभी इसको नहीं लाते, राइट? तो देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं इट शुड नॉट बी डिपेंड, कि नॉलेज को डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पर्सन के ऊपर, नाइदर शुड बी डिपेंडेंट ऑन द ओपिनियन, किसी ओपिनियन, मतलब नॉलेज कैन नॉट बी सब्जेक्टिव, जो ट्रू है वो ट्रू है, ये किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कि भाई अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया तो वो ट्रू है, मोदी ने बोल दिया तो वो नहीं, नॉलेज एक ही है। अगर मोदी उसको बोल देता तो वो भी नॉलेज ही है, पर उसको बोलना, मतलब नॉलेज किसी के ऊपर नहीं है, किसी के नॉलेज, ज्ञान किसी का ऐसा होता है ना कि ज्ञान किसी का नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान होता है। ठीक है, नॉलेज नॉलेज है। अब इसको कबीर अपने दोहे में बोल देंगे तो वो अगर सत्य है तो वो भी सत्य रहेगा, और अगर रैदास अपने दोहे में बोल देंगे तो वो भी सत्य रहेगा। समझ में आ रहा है? तो सत्य एक ही है ना? तो ऐसे बोलते हैं सत्य एक है, और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। ठीक है, सत्य एक है, वो किसी, इससे थोड़ा ना आचार्य शंकर ने बोल दिया वो सत्य है, कृष्ण ने बोल दिया वो सत्य, सत्य है, वो पहले से था, कृष्ण नहीं थे तभी भी सत्य था। आग जलाती है एक सत्य है, अगर मैं बोलूं तो भी आग जलाएगी, अगर मेरे बोलने ना बोलने से, ग्रेविटेशनल फोर्स है ऊपर। जब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स था, जब जब सर पे न्यूटन के एप्पल नहीं गिरा था अभी भी था ना वो, तो सत्य है वो तो, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लग रहा है जब न्यूटन ने नहीं बोला था वो। किसी के बोलने से ना बोलने से, किसी के ओपिनियन देने से नॉलेज विल नॉट बी ट्रू और फॉल्स। नॉलेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ओपिनियन, नॉलेज ओपिनियन पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो नॉलेज यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नॉलेज हमारा ओपिनियन पे डिपेंडेंट नहीं है, बट नॉलेज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट है। ठीक है, नॉलेज इज वन विच इज रेशनल इंसाइट, एक रेशनल इंसाइट है। इसको ये आप अगर इंडियन फिलोसफी की तरह समझे तो एक ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य। ठीक है, नॉलेज इज रेशनल इंसाइट एंड विच इज ट्रांसकेंडेंटल नॉलेज, और ये ट्रांसकेंडेंटल नॉलेज है, मतलब ये संसार वाली नॉलेज नहीं, सांसारिक नॉलेज तो अलग है। एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया भी है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। उसके अंदर जो नॉलेज रहती है, उसके अंदर जो नॉलेज रहती है वो क्या है? वो है एक आपकी एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है, तो जो काउनेस तुम बोल रही हो कहकशा, ठीक है, वो काउनेस एक टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं कि एक टाइप ऑफ आइडिया है। अब आइडिया क्या है अभी तुम्हें पता नहीं है, तो मैं अभी वो तुमको बता नहीं पाऊंगा। हाँ, अंचला वांट टू आस्क समथिंग, अंचला प्लीज। सर आपने बोला कि नॉलेज इज एब्सोल्यूट, वो है वहां पर, राइट? आई मीन वो तो चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सर कोई भी नॉलेज को पाने के लिए एक मीडियम तो होना चाहिए ना, जैसे सोर्स ऑफ नॉलेज। वो सोर्स तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है प्लेटो कि सोर्स है। नहीं नहीं, अभी वो बताएगा नॉलेज को कैसे पाया जाता है, वो भी बताएगा। ठीक है, नॉलेज जो है ओके। वो किस तरह से करा जाता है वो भी बताया। कि हमारे, देखो प्लेटो ऐसे बोलता है कि जब तुम ट्रांसकेंडेंटल लेवल पे थे ना किसी टाइम पे, जब तुम मान लो हमारे कंसेप्ट के अंदर कि तुम जब स्वर्ग में थे, जब तुम्हारे पास सब कुछ बॉडी का एम्बॉडीमेंट नहीं हुआ था, ऐसे समझने के लिए समझ रहे हैं सिर्फ, जिससे कि अभी क्योंकि हमने आइडिया की थ्योरी नहीं बताई है तो फिर उसको आइडिया की थ्योरी से बताते हैं। तो तब जो नॉलेज था ना वो एब्सोल्यूट नॉलेज था तुम्हारे पास। तब तुम्हारी आत्मा जो थी ना उसको चाहता था, वो चाहती है कि धरती पे आए, उसके ऐसे अंदर आग लगी हुई है कि उसको धरती पे आना है, उसके एफिनिटी है धरती पे आने की। इसलिए तुम्हारी आत्मा जो है ना वो धरती पे आई, और धरती पे आई ना तो आत्मा की जो नॉलेज थी वो डिम हो गई, खत्म नहीं हुई, डिम हुई। तो ओके। अब उस नॉलेज को हमको वापस से रिगेन करना है, तो प्लेटो बताएंगे कैसे रिगेन किया जाता है, उसको प्लेटो बताएंगे भी।
समझ में आ रहा है? बट अभी हम सर पूरा ये जो थोड़ा थॉट वाला सर थोड़ा रैशनलिस्ट नहीं हो गया, जैसे इननेट नॉलेज है पहले से ही। इसमें देखो, इसमें रेशनलिज्म भी आएगा, इसमें एम्प्रेसिज्म भी आएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये रेशनलिज्म वाला जो थॉट है ना, ये तुम पकड़ लियो, चलो बिल्कुल करेक्टली पकड़ो। पर इसमें ओके सर, एम्प्रेसिज्म का भी है, वो भी मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा। ठीक इसके है अंदर सर। सब कुछ है। और ये अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है कि आपकी नॉलेज जो है ना, जो डिम नॉलेज है वो पहले से इननेट नॉलेज, रेशनलिज्म का थॉट भी आएगा, एम्प्रेसिज्म का भी आएगा, दोनों का कंबाइन भी आएगा, आइडियलिज्म का भी आएगा, एब्सोल्यूटिज्म का भी आएगा, ये सब आएंगे इसके अंदर। ओके सर। उज्जवल, तुमको समझ में आ रहा है? उज्जवल, यस सर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। लक्ष्य आपको आ रहा है? लक्ष्य, पवन? यस सर। यस सर, यस सर, पवन, कोई भी डाउट हो तो तुम्हें पूछना है, पहले सुनो। यस सर। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, ठीक है? और इसको बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है प्लेटो को, जिससे कि वेस्टर्न फिलोसफी बहुत इजी हो जाएगी तुम्हारी। बिलीव मी, वेस्टर्न फिलोसफी में कुछ भी नहीं है यार, इंडियन फिलोसफी समझ लियो तुम तो वेस्टर्न फिलोसफी में कुछ भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखो, टू एक्सप्लेन दिस प्लेटो कंसीडर एन एनोलॉजी ऑफ केव। ठीक है, अब केव की क्या एनोलॉजी है? देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहे होंगे 4-5 आदमी बैठे हैं यहाँ पर, है ना? और इनको बांध रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इनके हाथ बांधे हुए हैं, पैर भी बांधे हुए हैं, देखो, ठीक है? इनकी गर्दनें भी बांधी हुई है, मतलब पीछे भी नहीं देख सकते। और पीछे है ना, बहुत आग लग रही है, एक आग जल रही है बहुत बड़ी। और सामने दीवार है, ये दीवार है सामने। और दीवार में ना अलग अलग इमेजेस बन रही है, ठीक है? कभी इमेज क्या बनती है, कभी इस तरह के, जब जब जैसे हवा चलती है तो फ्लेम थोड़ा सा हिलेगी तो अलग इमेज बन जाएगी। और ये लोग इस इमेज को दिख रहे हैं, पैदा हुए ना जब से ऐसे ही है, बचपन में बांधा था, अभी तक ऐसे ही है, गर्दन ऐसे बांध रखी है, बिल्कुल सामने देख रहे हैं, पीछे आग लग रही है, और आग जैसे हिलती है तो इमेजेस बनती है। ये एक केव है, इस केव के अंदर ये इस तरह से है। अब मुझे ये बताओ कि इनको जो इमेज दिखी, मान लो यहाँ पर इनको किसी इमेज दिखी, हाथी की इमेज दिखी, तो ये समझेंगे कि ये रियल है, हाथी जो है वो रियल है ना? बिना माया लाके आचार्य शंकर समझा रहे हैं, राइट? तो ये देखेंगे कि भाई अगर ये कोई और डिजाइन बनी तो इनको लगेगा ये रियल है। ये हमेशा इसको रियल मानेंगे, इस इमेज से डरेंगे भी, है ना? इस इमेज से डरेंगे, ये इमेज से खुश भी होंगे, अगर मान लो इनको कोई अच्छी इमेज दिखे तो खुश भी होंगे। पर इनकी ये किस्मत है कि ये इस इमेज के ऊपर क्या है, रियल के अंदर बिलीव कर रहे हैं। अब एक बंदा क्या था, एक बंदे ने इसको तोड़ दिया, ठीक है? और वो तोड़कर बाहर आया, तो उसने देखा, अरे यार ये तो हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, 20 साल हो गए हमको यहाँ पर इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसने देखा, अरे ये तो फायर है, इससे आ रही है, तो वो इसके ऊपर भरोसा करने लगा है कि ये सही है। पर इतने में इसको क्या दिखेगा, बाहर से इसको लाइट आती हुई दिखेगी, तो ये लाइट की तरफ जाएगा, अरे ये लाइट क्या, अच्छा ये रियलिटी है, उसको पता चलेगा कि डे लाइट इज ए रियलिटी। फिर उसको देखेगा, अरे ये डे लाइट कहाँ से आ रही है, डे लाइट तो सूरज से आ रही है, अच्छा ये रियलिटी है। तो सूरज जो नॉलेज है ना, सूरज से जो लाइट आ रही है, ये रियलिटी है, उसको समझ में आएगा, सनलाइट इज द रियल। अब ये देखो, यहाँ पर बैठकर सोच रहा है कि भाई ये रियलिटी है, पर ये रियलिटी नहीं था, समझे? फिर इसने पीछे की तरफ देखा, उसको लगा फायर रियलिटी है, वो भी नहीं था, दूसरी नॉलेज है। फिर क्या होगा, फिर ये बाहर जाकर देखेगा, अरे डे लाइट इज नॉलेज, वो भी नहीं थी। फिर ये बाद में सनलाइट की तरफ देखेगा, सूरज की तरफ देखेगा, तब उसको पता, अच्छा ये नॉलेज, अब उसे समझ में आ रहा है, अच्छा ये नॉलेज। तो ये जो थ्योरी है इसकी, ये एनालॉजी है, इसमें क्या बता रहा है कि देयर आर टाइप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है? अब इसको आचार्य शंकर से कंपेयर करेंगी, कहकशा। कहकशा आचार्य शंकर से कंपेयर करो, वो क्या कहते थे? सर इन्होंने सर सब ये पहले ना जब ये इमेज देख के वो कर रहे हैं तो ये अविद्या में है सर। सर उसको फिर ये जो उनको रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसी को रियलिटी मान रहे हैं, जैसे कि हम माया को मानते हैं। सर जिस दिन इनको बाहर वो एक बंदे को जैसे पता चलेगा, उसकी इग्नोरेंस खत्म होगी, उसको फिर रियल नॉलेज पता चल जाएगी, जैसे कि हमें ब्रह्मा पता चल जाता है। सर फिर वही चीज है इसमें। हाँ बिल्कुल सही। अब अंशला ये बात सुनिए, जो पहले नॉलेज है ना, इसके पास क्या है, नॉलेज, सनलाइट तो आ ही रही है, ठीक है? यस वो सर। नॉलेज, वो एब्सोल्यूट नॉलेज है, ठीक है? ये समझो। उसको अभी क्या दिख रही है, इसको इमेजेस की नॉलेज दिख रही है, दैट इज कंजेस्चुअल नॉलेज, दैट इज नॉट करेक्ट नॉलेज। फिर इसको बाद में फायर दिखेगी, दैट इज सेंसुअल नॉलेज, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट नॉलेज।
हम्म, इसको बाद में एक और नॉलेज दिखेगी, दैट इज डिफ्यूज डे लाइट, दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट नॉलेज। जाएगा सनलाइट के पास। ऐसे ही हमारा क्या है ये समझो, हमारे अंदर जो नॉलेज है ना दैट इज टू डिम, अभी बहुत डिम है। ओके और इसको हमको क्या करना है, इसको हमको ऊपर लेकर जाना है, हमको रीजनल इंसाइट तक लेके जाना है। ये हमारी लाइफ का टेल्यूज है, और इसको कैसे ओके लेकर सर। जाते हैं ये अभी बताएंगे, पर उससे पहले एक कंसेप्ट आपको बताना है, ठीक है? वो कल की क्लास या फिर परसों की क्लास तक वो चाहिए। सर या सर कोई भी नॉलेज जो एक्सपीरियंस होके मिल रहा है, ठीक है, केव एनालॉजी में, तो सर वो गलत नॉलेज कैसे हुआ? वो तो मतलब एक स्टेप्स हो गए ना, फिर वो तो इस नॉलेज के लिए, किसी वो इटर्नल नॉलेज को पाने के लिए स्टेप्स हो गए, तो वो गलत नॉलेज कैसे हुआ? गलत नॉलेज ऐसे हुआ बिकॉज दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट नॉलेज। वो बिल्कुल सही नॉलेज नहीं है, वो आधा अधूरा नॉलेज है। अभी उसके आगे एक और नॉलेज है, वो जो एब्सोल्यूट नॉलेज तक जब तक तुम नहीं पहुंचोगे ना, तब तक वो नॉलेज को नहीं है। अगर तुम उसको ही सही मानने लगे, जैसे ये लोग हैं, इन्होंने तो मान लिया ना अंचला इसको सही, ये तो गलत हो गया ना, इन्होंने स्टेज थोड़ी ना माना। सो उसको इनकम्प्लीट नॉलेज बोल सकते हैं ना सर, उसे गलत नॉलेज क्यों बोलेंगे फिर? कंजेक्चुअल नॉलेज जो है उसका मतलब यही है कि नॉलेज तो है बट वो क्या है, दैट इज नॉट कंप्लीट नॉलेज, ये बोलेंगे। और ये ओके बोलेंगे नॉलेज हमेशा एब्सोल्यूट होती है। तो सनलाइट है ना, दैट इज द नॉलेज, वहीं से लाइट आ रही है, इस तरह से बोलेंगे, ओके है ना? जैसे ओके हम सर। देखते हैं कि न्याय फिलोसफी के अंदर इनडिटर्मिनेट नॉलेज को नॉलेज नहीं माना गया था, उसको इल्यूजनरी नॉलेज माना गया था। यस सर। डिटर्मिनेट नॉलेज को नॉलेज माना गया था, वैसे ही ये बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? फिर कई यस लोगों ने सर। बोला था, जैसे मीमांसा की फिलोसफी के अंदर परसेप्शन के अंदर ये बोला गया था कि इनडिटर्मिनेट नॉलेज को भी मानते हैं। बट यहाँ पे हम प्लेटो पढ़ रहे हैं, प्लेटो बोल रहे हैं कि इस नॉलेज को हम नहीं मान सकते, समझ रहे हैं? ये प्लेटो का थॉट है। अंचला, यस सर। तो अपन ने इसको इस थॉट को पढ़ा, केव एनालॉजी को, इसको अपन थोड़ा सा राइटिंग के फॉर्म में समझ लेते हैं। देखो, इन केव एनालॉजी Plato explained that there are four men in the bondage form and flame is burning behind. Any of them who could see the behind flame due to when different images are forming on the wall. Wall के अंदर different different images पड़ रही है, कभी पहाड़ बन जाते हैं, कभी पेड़ बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, इस तरह से हम इसके अंदर देखते हैं, राइट? Is there any difficulty for those who have seen the truth and deciding to tell others? Obviously there are a lot of difficulty, ठीक है? इसकी कहानी सुनाते हैं तुम्हें बेला, अभी ये पढ़ लेते हैं फिर कहानी सुनाते हैं। देखो, so the bonded person starts realizing that these images are real, ठीक है? ये इमेजेस क्या है, ये रियल है। तो उनको लगेगा बॉन्डेड पर्सन को कि जो दीवार पे इमेज बन रही है ना, ये तो रियल है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज बोला गया, प्लेटो ने इसको बोला ये सबसे कमजोर नॉलेज है, अभी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, दैट इज कंजेक्चुरल नॉलेज। ये भी सेंस कॉन्टेक्ट नॉलेज भी नहीं है, बिकॉज ये क्या है, हमको हम सेंस कॉन्टेक्ट तो कब करेंगे जब फ्लेम से सेंस कॉन्टेक्ट। अभी हम जो देख रहे हैं ना, वो हम इमेजेस को देख रहे हैं, दैट इज नॉट द परफेक्ट नॉलेज। So by chance one person escapes from the bondages and realize that these images are from the flame and not real. रियल नहीं है, फ्लेम से नॉलेज आ रही है। सो नॉलेज इज, अब ये जो नॉलेज आएगी ना कि ये नॉलेज रियल नहीं है, नॉलेज क्या है, ये नॉलेज फ्लेम से आ रही है, तो ये नॉलेज होगा सेंसुअल, क्योंकि वो फ्लेम को देख रहा है, ठीक है? अब देखिए थर्ड नॉलेज क्या होगा। Then that person came outside and saw the daylight and realized that daylight is true knowledge. फिर वो daylight पे बिलीव करने लगे कि ये ट्रू नॉलेज है। This is also not true knowledge. This is also a type of knowledge that is known as rational knowledge. जब आप अपनी बौद्धिक शक्ति को यूज करते हो ना, तर्क देने की शक्ति को, तो वो भी लॉजिक देने की शक्ति को, तो वो भी क्या हो, वो भी नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो कुछ ट्रांसकेंडेंटल है, ठीक है? नॉलेज तो कुछ ऐसी है जो कि क्या है, जैसे आपने कोई लॉजिक है, कोई लॉजिक देख के किसी बात को काट दिया, आप बहुत खुश हो सकते हो, क्या आपको सत्य पता चल गया है? क्या आपको निर्वाण मिल चुका है उस नॉलेज से? कई लोग होते हैं जो डिबेट डिस्कशन के अंदर ही रह जाते हैं, भगवान है कि नहीं है इसके अंदर ही रह जाते हैं, वो अपनी रेशनैलिटी को यूज कर रहे हैं। वो एक तर्क देता है तो दूसरा उसका तर्क देता है, दूसरा तर्क देता है, तीसरा तर्क देता है, और दोनों को क्या होता है, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, बस। निर्वाण तो नहीं मिला ना। ये बोलते हैं कि अभी तक ये जो रेशनल नॉलेज है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ नॉलेज, ठीक है? कि जब रेशनैलिटी यूज करने लग गया कि डे लाइट सही होगी, इस तरह से उन्होंने एनोलॉजी बना के, फिर उन्होंने देखा कि जब आपका ये सब चीजें आप जब आपको पता चलेगा कि एक नॉलेज है ट्रांसकेंडेंटल नॉलेज, इसको अगर हम कंपेयर करें तो आचार्य शंकर बोल रहे हैं प्राताभासिक लेवल पे, जब आप ड्रीम लेवल पे हो, तब आपको जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जब आप इंपेरिकल लेवल पर आए तो वो भी सत्य नहीं है, ये समझो। पर जब आप ट्रांसकेंडेंटल लेवल पे आ जाएंगे तब भ्रम सत्य हो जाएगा, और तब जगत मिथ्या हो जाएगा। अंचला ये समझो कि वो चीजें मिथ्या हैं पहले से ही, कुछ ओके सर। फ्रेजेस नहीं, वो मिथ्या है ना, कि आप सपना देख रहे हो,
वो एक मिथ्या है। ऐसा नहीं कि आप अलग आप उठ गए फिर आप देख रहे हो, वो भी मिथ्या है। अब जब आप एक ही है, नॉलेज तो एक ही होती है, भ्रम ही सत्य होगा, जगत थोड़ी ना सत्य हो जाएगा, पर आपको दिख रहा है भी सत्य, इसलिए। ओके सर। ये पॉइंट समझ में आया अंचला आपको? यस सर, समझा। तो ये भी ऐसे बोलेंगे कंजेक्चुअल नॉलेज, कंजेक्चुअल नॉलेज के बाद ये बोलेंगे फिर सेंसुअल नॉलेज, सेंसुअल नॉलेज के बाद फिर रेशनल नॉलेज, और फिर जाकर आती है ऐसी प्राताभाषिक लेवल, प्राताभाषिक के लेवल के बाद व्यवहारिक काल, व्यवहारिक काल के बाद फिर पारमार्थिक काल, अब जाकर आपके पास आएगी रेशनल नॉलेज। चारुनिका आपको समझ में आ रहा है? चारुनिका क्या कोशिश कर रहे हैं आप समझने की? बिकॉज इसने अभी वो वेदांता नहीं पढ़ा ना, इसलिए अच्छा आवाज नहीं आता है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे चलकर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेशनल इंसाइट, इसको रेशनल इंसाइट भी बोलते हैं। दिस नॉलेज इज व्हाट, दिस नॉलेज इज एब्सोल्यूट, ये नॉलेज जो होता है ना वो एब्सोल्यूट नॉलेज है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये अपना क्या है, ये इन्होंने केव एनोलॉजी इस तरह से इसके अंदर दी। तो अभी कहना क्या चाहते हैं, इन दिस वे प्लेटो थ्रू केव एनोलॉजी डिफाइंस डिफरेंट नॉलेज उन्होंने डिफाइन करी and different types and finally came to the conclusion that real knowledge is absolute, permanent and eternal। वो absolute है, वो सन की जो लाइट है ना वो खत्म नहीं हुई। देखो ये जो रेशनल डे लाइट है ना, ये समझो रेशनल इंसाइट जो है, रेशनल जो नॉलेज है, डे लाइट वाली नॉलेज, ये तो सन के साथ खत्म हो जाएगी ना। सन अगर ढल गया, सूरज ढल गया तो ये खत्म, पर सूरज की रोशनी तो कभी खत्म नहीं हो रही। सूरज तो हमेशा, इसकी नॉलेज जो है वो तो हमेशा है ही, ठीक है। सूरज कभी चमकना बंद नहीं करा है। आपके घर में रात हो गई होगी पर कहीं ना कहीं सूरज चमक रहा है अभी। तो सूरज की नॉलेज तो एब्सोल्यूट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डे लाइट नॉलेज इज डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट, राइट। और वो जो कंजेक्चुअल नॉलेज है, इसमें इमेजेस दिख रही है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द फायर। वो फायर है, विंड की स्पीड है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्लियर है सबको? यस सर। तो आज का क्लास अपन यहीं तक रख रहे हैं, बिकॉज अब फिर आइडियलिज्म स्टार्ट हो जाएगा तो पूरा ही पढ़ाना पड़ता है एक साथ, ठीक है। तो अभी ये क्लास समझो आप, ठीक है, और इसके पीडीएफ में भेज देता हूँ ग्रुप में, ठीक है, आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा अंचला, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो दैट्स द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू सो मच।